Assalamu alaikum aspirants, welcome back. So I have decided to start a daily news analysis series. इसमें आपको बेसिकली डॉन न्यूज़ का एनालिसिस मिला करेगा. इसमें हम वेदर हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं या ओपिनियन डिस्कस कर रहे हैं, हम पहले उसका मेन थीम देखेंगे, देन उसकी वोकेबलरी प्रोवाइड करूँगी मैं आपको, बाकायदा समझाऊंगी, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि उसमें बाकायदा क्या डिस्कशन क्या हुई है उस पूरे टॉपिक में, उस पूरे आर्टिकल में. Or then I will provide you some practice questions related to that particular article. ठीक है, so if you are new, do subscribe. Okay, तो आज सबसे पहला हम देखते हैं. सबसे पहला आज हमारा टॉपिक ऑस्टेरिटी थिएटर. अब ऑस्टेरिटी थिएटर का मतलब क्या है? ऑस्टेरिटी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं ना, तो इसका लिटरल मीनिंग तो हमारे पास होता है या तो सादगी को शो करता है, ठीक है, और सादगी भी ऐसी जहाँ पे इंसान खुद को भी भूल जाए, और या फिर ये शो करता है बहुत ही हार्श, बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के मेयर्स को. एंड देन थिएटर, थिएटर ऑफ कोर्स वो मैदान होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कोई परफॉर्म करता है, वो अरीना को शो करता है. ठीक है, तो ये तो मैंने लिटरल मीनिंग बताए हैं. इस एडिटोरियल के सेंस में क्या मीनिंग्स हैं ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे. तो मेन थीम अगर हम देखें तो द एडिटोरियल क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट्स रिसेंट ऑस्टेरिटी मेयर्स. यानी ये जो एडिटोरियल है ये क्रिटिसाइज कर रहा है किसको? गवर्नमेंट को. और गवर्नमेंट की किस पर्टिकुलर चीज़ को? उनके जो रिसेंट मेयर्स हैं, उन्होंने जो रिसेंट कुछ इकदामात लिए हैं, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट कह सकते हैं या बहुत ही सादा किस्म के जो इकदामात लिए हैं रिसेंट, उसको क्रिटिसाइज कर रही एडिटोरियल. ठीक है, कैसे कर रहे? कॉलिंग देम परफॉर्मेटिव. ठीक है, परफॉर्मेटिव क्या होता है? परफॉर्मेंस के रिलेटेड होता है. किसी भी इंसान की या किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है, इट कुड बी कॉल्ड परफॉर्मेटिव. सो उनको परफॉर्मेटिव वो कह रहे हैं. एंड फेलिंग टू एड्रेस द कोर इकोनॉमिक इश्यूज. और एडिटोरियल ये सजेस्ट करता है, ये कहता है कि वो जो मेयर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, वो इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं, जो हमारे कोर इस टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो अहम इश्यूज हैं, उनको एड्रेस ही नहीं कर रहे. ठीक है, सो चलें अब हम इसकी देखते हैं वोकेबलरी को. हमारा पहला ऑफ कोर्स ऑस्टेरिटी जो थिएटर है, ये इस सेंस में, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के सेंस में इसका क्या मतलब है पहले ये देखते हैं. A term used to describe symbolic cuts to government spending that are unlikely to have a substantial impact. यानी यहाँ पे ये एज अ सिंबॉलिक यूज हुआ है, सिंबॉलिक कट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, सिंबॉलिक का मतलब होता है इलामती. ठीक है, और उनको ये वजाहत करे, डिस्क्राइब करना यानी वजाहत करे, जो गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग में जो कुछ कट्स किए हैं उनकी वजाहत करे. और ये कह रहे हैं कि इनको कोई हमें अच्छा स्टेप जो है, अच्छा जो इम्पेक्ट है, इनका कोई नज़र आने वाला नहीं है. ठीक है, सो क्योंकि इसका कोई अच्छा इम्पेक्ट हमें नज़र आने वाला नहीं है, इसलिए उसने ये टर्म यूज़ की है ऑस्टेरिटी थिएटर. उसके बाद है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? फिस्कल वैसे तो मतलब मालियाती होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के सेंस में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो द प्रैक्टिस of managing a government's finances in a balanced and sustainable way. यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट का फाइनेंस है, जो गवर्नमेंट के सारा जो पैसा है, उसको मैनेज किया जाए. और कैसे मैनेज किया जाए? बहुत ही बैलेंस्ड और सस्टेनेबल वे में, बहुत अच्छे तरीके से उसे मैनेज किया जाए, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन देर इज बजट डेफिसिट. अब इस टर्म का क्या मतलब होता है? काफ़ी पढ़ती हैं हम इस टर्म को. तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. तो बजट डेफिसिट क्या है? ये डिफरेंस है हमारे पास किसके दरमियान? गवर्नमेंट के रेवेन्यू के दरमियान, यानी कितना गवर्नमेंट अर्न कर रही है, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के दरमियान, यानी कितना उसने यूज़ कर लिया है, कितना वो लगा रही है. ठीक है, तो ये बजट डेफिसिट होता है. उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म यूज़ हुई थी, टारगेटेड सॉल्यूशंस. अब ये टारगेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? दीज आर द मेयर्स डिजाइंड टू एड्रेस स्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डायरेक्टली. ठीक है, अब देखो
टारगेटेड सॉल्यूशन वैसे तो अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स यही होगा ना कि हम कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ हल जो है वो दे रही हैं, बहुत ही टारगेटेड किस्म के, यानी जो टू द पॉइंट हो। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस एडिटोरियम में इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट को देखा गया था, तो इसलिए हमने कहा कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एड्रेस करें वो मेजर्स होंगे टारगेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, इन जनरल सेंस अगर ये टर्म कहीं और यूज़ होती तो बहुत जनरल मीनिंग होता ना इसका, लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको जो एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशन यूज़ होंगे, जो मेजर्स यूज़ होंगे उनको टारगेटेड सॉल्यूशंस बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वोकेबलरी कर ली। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी पूरे एक तरह से एनालाइज कर देते हैं, सम अप कर देते हैं इस पूरे एडिटोरियल को। तो द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग कट्स आर सीन एज अ सुपरफिशियल, यानी जो गवर्नमेंट ने जो अपनी स्पेंडिंग के कुछ कट्स प्रोवाइड किए हैं कि जी यहाँ पे हम ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पे वो नहीं करेंगे, तो उनको बहुत ही सुपरफिशियल सा देखा जा रहा है। मतलब ये इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, एंड एम्ड एट क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये इनका ऐसे लग रहा है, ये एडिटोरियल का कहना है कि ये ऐसे लग रहा है कि ये जो इन्होंने गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग कट कुछ गवर्नमेंट कह रही है ना, ये इनका मकसद ही यही है कि एक इल्यूजन जो है वो क्रिएट की जाए। इल्यूजन क्या होता है? धोखा होता है बेसिकली। तो एक धोखा का एक सिचुएशन, एक माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें ये शो किया जाए कि बहुत ही फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की जाए कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें परफॉर्म कर रही है। ठीक है, दीज मेजर्स आर अनलाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बजट डेफिसिट, यानी बजट डेफिसिट पे तो इसका कोई भी हमें अच्छा, कोई भी जो है वो फायदेमंद इम्पैक्ट असर नज़र नहीं आने वाला। ठीक है, the editorial argues for more targeted and effective solutions, मतलब एडिटोरियल में इस चीज़ पे बहस की गई है कि सोल्यूशन अगर प्रोवाइड करनी है तो वो ज़्यादा टारगेटेड होने चाहिए, ज़्यादा असरमंद होने चाहिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने चाहिए टू एड्रेस पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस, ताकि पाकिस्तान के जो माशी जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये बेसिकली था हमारा एडिटोरियल। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करती हैं। तो पहला है, द डॉन एडिटोरियल क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट्स रिसेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स कॉलिंग देम परफॉर्मेटिव। ये मेन वही बात हो गई, ठीक है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है। इन योर ओपिनियन, यानी आप अपना ओपिनियन दें, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज इन पाकिस्तान, यानी अगर इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने पाकिस्तान में बनानी है, डिज़ाइन करनी है, तो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स होंगे? हाउ कैन द गवर्नमेंट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी किस तरह से गवर्नमेंट एक बैलेंस क्रिएट कर सकती है, किसके दरमियान? एक तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के दरमियान। इन दोनों के दरमियान किस तरह से गवर्नमेंट बैलेंस क्रिएट कर सकती है? सो यू हैव टू शेयर योर ओपिनियन ऑन इट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस हाउ ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स माइट इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स इन पाकिस्तान, यानी किस तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, जो पूरी दुनिया का एक माशी एक रुझान नज़र आ रहे हैं हमें, वो किस तरह से जो पाकिस्तान के ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं उनको इफ़ेक्ट कर सकता है, या उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे किस तरह से वो असरअंदाज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द एडिटोरियल्स क्रिटिक, मतलब जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है, व्हाट रोल कैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्ले इन सपोर्टिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट एफर्ट्स, यानी हमने ये बताना है कि किस तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इट कैन बी यूनाइटेड नेशंस, इट कैन बी मैनी मोर, सार्क एंड अदर्स, तो किस तरह से वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर सकती हैं, उनमें एक अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंटेक्स्ट में, व्हाट मेजर्स कैन द गवर्नमेंट टेक टू इम्प्रूव इट्स रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी अलोंगसाइड कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंटेक्स्ट में किस तरह के इकदामात अगर गवर्नमेंट ले और कौन से इकदामात वो ले, तो वो एक तो अपनी जो रेवेन्यू जनरेशन है यानी उसकी जो आमदन है उसको बढ़ा सकती है, और उसके साथ साथ अपना जो एक्सपेंडिचर है, अपने जो खर्च हैं उनको भी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है,
अब चलते हैं हम सेकंड अपने एडिटोरियल की तरफ, जो कि था थ्रिलिंग फिनिश। ठीक है, थ्रिलिंग कहते हैं बहुत ही पुरजोश किस्म का, ठीक है, और फिनिश कहते हैं ऑफ कोर्स इख्तिताम को। तो अब इस एडिटोरियल के सेंस में क्या मीनिंग है ये हम फर्दर देखेंगे। अब मेन थीम इसका क्या था, दिस एडिटोरियल सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ लाहौर कलंदर्स इन पाकिस्तान सुपर लीग, यानी जो पीएसएल में लाहौर कलंदर की विक्ट्री है, जो उन्होंने जीता है, उसको ये एडिटोरियल सेलिब्रेट कर रहा है, हाईलाइटिंग द ड्रामेटिक एंड एक्साइटिंग नेचर ऑफ द मैच। यानी इसमें उसमें डिफरेंट चीज़ें हाईलाइट की गई हैं किस तरह से कि बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का मैच था, बहुत ही ड्रामेटिक किस्म का, ड्रामाई किस्म का ये मैच था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी वोकेबलरी देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज थ्रिलिंग फिनिश, जो कि नीम था। अ क्लोज एंड एक्साइटिंग कंक्लूजन टू अ कंपटीशन, यानी अगर किसी भी मुकाबले का बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का, बहुत ही पुरजोश किस्म का इख्तिताम हो, तो उसको हम कहेंगे थ्रिलिंग फिनिश। देन देयर इज सुपर लीग। अब सुपर लीग क्या होते हैं, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग है, पीएसएल कहते हैं, फुल फॉर्म पाकिस्तान सुपर लीग। तो सुपर लीग क्या होती है, इट इज़ बेसिकली अ प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। बेसिकली प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होती हैं, लीग, स्पोर्ट्स लीग विद अ हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, यानी जहाँ भी बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही अपर किस्म का जो है वो कंपटीशन होता है। तो ये बहुत ही उस टाइप की एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग होती है। T20 टूर्नामेंट, अब ये क्या होता है, ये बेसिकली क्रिकेट मैच की एक टाइप है विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ ओवर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ओवर्स लिमिटेड होते हैं, यानी 20 ओवर्स का ये मैच होता है। ठीक है, इसलिए इसको T20 कहा जाता है। अब रिपीट चैंपियंस क्या होता है इस पर्टिकुलर सेंस में, तो अ टीम दैट सक्सेसफुली डिफेंड्स देयर चैंपियनशिप टाइटल। ठीक है, यानी रिपीट चैंपियंस वो हो गए ना जो बार बार अपना जो है वो चैंपियनशिप का जो टाइटल है उसको डिफेंड करें, उसको वो हासिल करें। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड यूज हुआ था ग्लिटजी। अब ये ग्लिटजी का क्या मतलब है, करेक्टराइज्ड बाय ग्लैमर एंड शोमैनशिप, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर हो, बहुत चमक दमक हो। ठीक है, तो उसको ग्लिटजी यानी रिलेटेड टू ग्लिटर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वालिफायर। अब इस पर्टिकुलर सेंस में, यानी ये क्रिकेट की सेंस में, क्वालिफायर बेसिकली एक मैच होता है दैट डिटरमिन्स अ टीम्स प्लेस इन द फाइनल। वो फाइनल में टीम की जगह को डिसाइड करता है, तो इसलिए उसको क्वालिफायर कहा जाता है। और दूसरी टर्म है एलिमिनेटर। तो ये भी बेसिकली प्ले ऑफ मैच है वेयर द लूजर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंपटीशन, यानी लूजर को कंपटीशन से निकाल दिया जाता है, तो उसके लिए तो वो मैच एलिमिनेटर हुआ ना। ठीक है, और दूसरी पार्टी के लिए वो क्वालिफायर हुआ। फाइन, तो ये होगी इसकी वोकेबलरी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये है, द एडिटोरियल डिस्क्राइब्स द पीएसएल फाइनल एज अ थ्रिलिंग इनकाउंटर विद ट्विस्ट एंड टर्न्स थ्रू आउट। यानी एडिटोरियल में ये वजाहत की गई है कि जो पीएसएल का जो फाइनल था वो बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही पुरजोश किस्म का एक इनकाउंटर था, एक आमना सामना था, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखे, यानी कभी लगता था कि ये पार्टी जीत रही है और कभी उसके ओपोनेंट्स। ठीक है, इट एम्फोसाइजेस लाहौर क्लंदर्स सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस, बिकमिंग द फर्स्ट टीम टू विन द पीएसएल चैंपियनशिप ट्विस्ट इन अ रो। यानी लाहौर कलंदर्स ने क्योंकि पिछली दफ़ा भी जीता और इस दफ़ा भी, यानी 2 दफ़ा वो इन अ रोल, यानी लगातार वो पीएसएल का जो टाइटल है वो विन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को एम्फोसाइज किया गया ना, इस चीज़ पे जोर दिया गया कि उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली अपने टाइटल को डिफेंड किया है। द एडिटोरियल credits शाहीन शाह अफरीदी's ऑल राउंड परफॉर्मेंस, यानी इस एडिटोरियल में शाहीन शाह अफरीदी की जो ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी उसको बहुत क्रेडिट दिया गया है, उसको भी हाईलाइट किया गया है, उस पर एम्फोसाइज किया गया है। अब ऑल राउंड परफॉर्मेंस क्या होती है, जिसमें बैटिंग भी बंदा करे और बॉलिंग भी, यानी दोनों चीज़ें अच्छी करे। फॉर हिज क्रूशियल रोल इन द विक्ट्री, यानी इस जीत में, इस विक्ट्री में उसका एक क्रूशियल, बहुत ही अहम किरदार था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एडिटोरियल था। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं बात करूं, द एडिटोरियल सेलिब्रेट्स द लाहौर कलंदर्स विक्ट्री। ठीक है, फॉर श्योर बात हो गई।
एक्सप्लोर हाउ द सक्सेस ऑफ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स टीम कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट द नेशंस यूथ। यानी किस तरह से जो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट टीम है उसकी जो सक्सेस है, उसकी कामयाबी है, वो पाकिस्तान की जो नेशन है यानी इसकी जो कौम है, उसके जो नौजवान हैं, उनको मोटिवेट कर सकती है, उनको इंस्पायर कर सकती है, उनको मोटिवेशन दे सकती है। तो ये आपने रिलेट करना है। डिस्कस अदर वेज इन विच स्पोर्ट्स कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू पाकिस्तानी सोसाइटी। आपने कुछ वेज बताने हैं जिसमें जो ये स्पोर्ट्स हैं, ये जो गेम्स हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान की जो सोसाइटी पे एक अच्छा असर डालने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो आपने कुछ वेज बतानी है। सेकेंड वुड बी क्रिकेट इज अ यूनिफाइंग फोर्स इन पाकिस्तान। यूनिफाइंग फोर्स कौन सी होती है? जो सबको इकट्ठा कर दे। ये देखो एक ही पॉइंट पे ले आए, तो ये यूनिफाइंग फोर्स हो गई। How can this aspect of cricket can be leveraged to promote national unity and social cohesion? यानी क्रिकेट का जो ये पहलू है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? नेशनल जो यूनिटी है, जो इनका आपस में इत्तेहाद है, और जो सोशल कोहियन है, जो सोशल सोसाइटीज़ का आपस में मिलना है, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद द PSL हैज़ बिकम अ मेजर स्पोर्टिंग इवेंट इन पाकिस्तान। यानी एक बहुत ही मेजर इवेंट बन गया। डिस्कस द इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट सच टूर्नामेंट ब्रिंग टू द कंट्री। यानी PSL के या इस जैसे जो डिफरेंट हमारे पास टूर्नामेंट्स हैं, वो कंट्री को कौन से इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकती हैं? हाउ कैन दीज बेनिफिट्स बी मैक्सिमाइज्ड टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री? और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इसकी ग्रोथ को बढ़ाने में किस तरह से हम इन बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? ठीक है, ये भी बताना है। The editorial focuses on the celebratory aspects of the PSL final. However, professional sports leagues can also face controversies. ठीक है, कुछ यानी यहाँ पे तो उसका जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, उसके इस पहलू को हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके कुछ हमारे पास कंट्रोवर्सीज भी तो हो सकती हैं ना, कुछ लोग इसके खिलाफ भी तो हो सकते हैं। सो डिस्कस सम ऑफ द पोटेंशियल चैलेंजेस associated with professional sports leagues and suggest measures to address them। यानी यहाँ पे आपने कुछ चैलेंजेस की बात करनी है जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग को फेस करने पड़ते हैं, और किस तरह से हम उन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं, ये भी बताना है, वो इकदाम भी बताने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एडिटोरियल की, जो कि है ट्रेडिंग कोशियसली। अब अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ट्रेडिंग जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है स्टेप्स लेना, ठीक है, चलना, और कोशियसली होता है बहुत ही मोहतात वे में, ठीक है, बहुत ही एहतियात से। तो मेन थीम देखते हैं इस एडिटोरियल का। दिस एडिटोरियल फोकसेस ऑन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP जो हमारा है। रिसेंट डिसीजन, उनका जो अभी रिसेंट उनका जो फैसला आया है टू मेंटेन द स्टेटस क्यू ऑन इंटरेस्ट रेट्स। यानी उन्होंने ये अपना एक फैसला दिया है कि उनके जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो उन्हीं को बरकरार रखेंगे। ठीक है। इट एनालाइजेस द बैंक्स cautious approach and its implications for the economy। यानी ये एनालाइज करते हैं कि बैंक की जो मोहतात किस्म की जो एक अप्रोच है, और साथ ही साथ उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं इकोनॉमी पे, उसको भी एनालाइज करता है ये एडिटोरियल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वोकैबलरी को। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का वर्ड यूज़ किया गया, ये क्या होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी आर बेसिकली द एक्शंस टेकन बाय अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो एक्शन लेता है किस लिए? टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, ताकि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सके। एंड इंटरेस्ट रेट, यानी जो मनी सप्लाई हो रही है और जो इंटरेस्ट रेट हैं, यानी किस पे कितना इंटरेस्ट लेना है, वो जो रेट्स डिसाइड किए गए हैं इन एन इकोनॉमी, किसी भी माशियत में, तो उस पे क्या इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब एक्शंस के। तो बेसिकली वो जो एक्शंस हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी है। देन देयर इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो अ स्ट्रेटजी वेयर द सेंट्रल बैंक रेजेस इंटरेस्ट रेट, यानी ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी हिकमत अमली जिसमें जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है एंड रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, और जो मनी सप्लाई है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब ये किस लिए करता है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ताकि वो इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को कंट्रोल कर सके। अब स्टेटस क्यू वर्ड बहुत पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब होता है? द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यानी जो इस टाइम जो सिचुएशन है उसी को बरकरार रखना है अगर, तो वी विल से कि दीज आर मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है फिस्कल इम्बैलेंसेस, अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, यानी उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो जो हैं वो बढ़ जाएं, किससे? रेवेन्यू से। यानी रेवेन्यू हमारा कम हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। उसके बाद टारगेट रेंज। अब टारगेट रेंज क्या है? अ स्पेसिफिक रेंज फॉर अ डिजायर्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक इन्फ्लेशन। यानी हमारी जो स्पेसिफिक रेंज है किसी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए, उसको हम इस सेंस में टारगेट रेंज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन की हम रेंज सेट कर लें कि ये इन्फ्लेशन जो है वो 10-12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रेंज होगी वो टारगेट की, यहाँ पे टारगेट है इन्फ्लेशन, तो ये इन्फ्लेशन की रेंज होगी। उसके बाद फिस्कल कंसोलिडेशन। अब ये फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है? तो पॉलिसीज एम्ड एट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स। यानी जो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट को हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बजट डेफिसिट बेसिकली डिफरेंस होता है ना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में। तो जो बजट डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, तो उनको फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। अब एक्सटर्नल इनफ्लोस क्या होता है? फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। यानी बैरूनी ताकतों से, बैरूनी ज़राए से जो फंड्स हम रिसीव करते हैं, सच एज इन्वेस्टमेंट और लोन्स, इन्वेस्टमेंट या लोन की सूरत में, उनको एक्सटर्नल इनफ्लोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी एक्सटर्नल इनफ्लो है, और अगर आईएमएफ हमें कोई लोन दे रहे हैं तो वो भी एक्सटर्नल इनफ्लो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पे है द एडिटोरियल हाईलाइट्स द एसबीपी's decision टू कंटिन्यू इट्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। यानी जो उसका टाइट एक मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है ना, वो उसी को कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। यानी एसबीपी ने ये डिसाइड किया ना कि उसके जो इंटरेस्ट रेट है उनको वो चेंज नहीं करेगा, जो इस टाइम है वो वही मेंटेन करेगा। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स द रीजन बिहाइंड दिस डिसीजन, और साथ ही साथ इसमें रीजंस भी कुछ देखी गई हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं, किस वजह से वो इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं कर रहा, नहीं कम कर रहा, इंक्लूडिंग कंसर्न्स अबाउट इन्फ्लेशन। अब रीजन में एक हमारे पास है इन्फ्लेशन और दूसरा है फिस्कल इम्बैलेंसेस। ठीक है, महंगाई और फिस्कल इम्बैलेंस ये दोनों ही हमारे पास मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया है। किसने लिया है? एसबीपी ने लिया है। क्या लिया है? कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको अनचेंज्ड, मतलब वही मेंटेन करेगा, अनचेंज्ड वो रहेंगे। ठीक है, उसके बाद द एडिटोरियल emphasizes the bank's goal of bringing inflation down to a target range within a specific time frame। यानी इस एडिटोरियल में ये इसको एम्फोसाइज किया गया है कि किस तरह से बैंक का ये गोल है। क्या गोल है? कि वो जो इन्फ्लेशन है उसको डाउन लेके आए, टारगेट रेंज तक, उसका जो भी टारगेट है वहां तक लेके आए, और वो भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। ठीक है, उसके साथ साथ इट एक्नॉलेज्ड द नेचर ऑफ sorry okay, it acknowledged the nature, the conditional nature of SBP's approach relying on factors like fiscal consolidation। यानी किस तरह वो fiscal consolidation जैसे फैक्टर पे रिलाई करते हुए, उन पे इन्हसार करते हुए अपनी नेचर को, अपनी अप्रोच को जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एडिटोरियल था। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। The editorial discusses the State Bank of Pakistan's decision to maintain the status quo on interest rate। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। Explain the concept of monetary policy and analyze the tools used by central banks to influence economic activity। यहाँ पे दो चीज़ें मांगी गई हैं। एक तो कंसेप्ट पूछा गया है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, ये बताएं, और दूसरा कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो सेंट्रल बैंक्स इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द एडिटोरियल मेंशंस एक्सटर्नल फंडिंग इनफ्लोज एज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एसबीपी's डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी एक्सटर्नल जो फंडिंग इनफ्लोज हैं वो ऑफ कोर्स जो एडिटोरियल में ये मेंशन किया गया है कि वो एसबीपी के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ फॉरेन एड। फॉरेन एड और इन्वेस्टमेंट का रोल है किसमें? पाकिस्तान से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको एनालाइज करना है। एंड डिस्कस बोथ द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे इन्हसार करने के, रिलाई करने के बेनिफिट्स भी बताने हैं और ड्रॉबैक्स यानी नुकसानात भी बताने हैं। उसके बाद
The editorial mentions the importance of clear communication from SBP regarding its policy decision. Discuss how effective communication can enhance public trust and confidence in the government's economic management. यहाँ पे आपने वो effective ये बताना है, यानी किस तरह से जो effective communication है वो एक तो public trust को enhance कर सकती है, ठीक है, पब्लिक का जो भरोसा है और साथ साथ उनका जो कॉन्फिडेंस है उनको इंक्रीज कर सकती है। किस में इंक्रीज करना है? गवर्नमेंट की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, यानी जो पब्लिक है उनका ट्रस्ट हो कि जी हमारी गवर्नमेंट जो है वो ठीक से मैनेज कर लेगी। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट, as you will be the future civil servant, so how would you approach the task of explaining complex economic concept to the general public in a clear and concise manner? यानी एज अ सिविल सर्वेंट आप कौन सा ऐसा वे यूज़ करोगे, आप कौन सी अप्रोच यूज़ करोगे जहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं ना इकोनॉमी के, आप जनरल पब्लिक के सामने इनको बहुत ही वाजिया, बहुत ही कंसाइज, बहुत शॉर्ट और क्लियर मैनर में एक्सप्लेन कर सको। सो आपको वो अपनी अप्रोच यहाँ पर डिस्कस करनी है। सो दैट्स इट, आई हैव प्रोवाइडेड यू अ कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू।